हेलो स्टूडेंट्स, वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से मैं दिगेंद्र वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, वशिष्ठ लॉ क्लासेस का ये 29th वीडियो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 11th वीडियो है। स्टूडेंट्स, 10th वीडियो में आपका आर्टिकल 307 तक कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली 301 एंड 302 यही मैंने आपको बताया था। उसके बाद 5, 6, 7 अपन ने छोड़ दिया था, तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम आर्टिकल 308 से पढ़ेंगे, पार्ट 14 से। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के देखिए मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आपने जो अनाउंस किया था लास्ट वीडियो में 15 दिसंबर तक बैचेस रहेंगे, तो सर हम लोग फिर कैसे 2 महीने पढ़ेंगे, तो कैसे सर हो पाएगा सिलेबस कंप्लीट। तो देखिए मेरा ऐसा कहना है, मैंने उनको फ़ोन पर बता दिया और आप सबको बता रहा हूँ मैं कि जो देखिए बैचेस की टाइमिंग, जो ड्यूरेशन बताया गया है 15 दिसंबर 2020 तक का, कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो देखिए उनके लिए है जो कि पहले से पढ़ रहे हैं और 10 जुलाई से जिनके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और उन्होंने बीच में भी एडमिशन लिया है। तो देखिए जिनका सब्जेक्ट्स छूटा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं, तो उनके लिए तो मैंने देखिए अनाउंस कर ही चुका हूँ मैं कि रिकवरी बैच भी वशिष्ठ लॉ क्लासेस में चल रहा है। तो देखिए रिकवरी बैच में एक्चुअली क्या है कि जो सब्जेक्ट जिसके छूटे हुए वो रिकवर कराए जा रहे हैं। अब किसी का एडमिशन अगर किसी स्टूडेंट का आपका अभी अक्टूबर में होता है या नवंबर में भी जिसका एडमिशन होता है, तो उनके लिए जो रिकवरी बैच जो है, सब्जेक्ट्स जो छूटे हुए वो तब तक कंप्लीट कराते रहेंगे जब तक कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मींस देखिए ये मान के चलिए आपके जनवरी या फरवरी, यदि फरवरी तक भी नहीं हुआ तो मैं तो और उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कैलकुलेशन है कि मैक्सिमम फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिनके कुछ सब्जेक्ट्स छूटे हुए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो नए अभी एडमिशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ ना सोचें कि आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए 2 महीने हैं। स्टूडेंट्स, बीच में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते जा रहे हैं उनके लिए ही तो रिकवरी बैच बना हुआ है। तो देखिए अभी एडमिशन जो स्टूडेंट्स लेंगे उनको करंट जो बैचेस हैं उन्हीं में ही उनकी एंट्री हो रही है, और प्लस रिकवरी बैच में भी उनके लिए एडमिशन दिया जा रहा है। रिकवरी बैच का जैसे मैंने पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, उसकी कोई फीस नहीं है, आपका वो सारा रिकवर कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ डाउटफुल कंडीशन में ना रहे। जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन लेते जा रहे हैं और लेते जाएंगे, उनका जो छूटा हुआ है वो पूरा पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने की कोशिश करिए। जो क्लास अटेंड कर सकते हैं वो क्लास अटेंड करें, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए मेरा यूट्यूब पर चैनल है ही, और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपके समक्ष रहेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और देखिए ये सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं अभी, पर हाँ 506 से 7 ऐसे अभी हो चुके हैं सब्सक्राइबर। और हाँ, वीडियोस देख ज़रूर रहे हैं आप लोग, ये तो देखिए मैं सभी की तारीफ़ करूँगा। आप लोग बहुत वीडियोस देख रहे हैं, और लगभग अभी मैंने अभी तक जो आज दिन में देखा था, लगभग 2 लाख मिनट्स तक आप लोगों ने ये मेरे वीडियोस देखे। अभी सिर्फ 28 वीडियोस ही तो हैं देखिए चैनल पर, लेकिन आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा है स्टूडेंट्स, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सिविल जज के भी सारे सब्जेक्ट्स और एडीपीओ के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है, तो देखिए सब्सक्राइब थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं आज आर्टिकल 308 से, दैट इज़ पार्ट 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं।
सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर 1 आपका सर्विसेज है। 308 आर्टिकल 308 आपका इंटरप्रिटेशन लिखा ज़रूर है, निर्वचन, बट एक्चुअल में जब इसे पढ़ेंगे हम तो ये राज्य की डेफिनेशन ही है एक तरीके से। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ठीक है, ये उस समय के लिए था जबकि आपका ये 31 अक्टूबर वाला संशोधन नहीं हुआ था। अब तो देखिए हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये देखिए आपने राज्य की परिभाषा पहले भी पढ़ी हुई है। देखिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होती है हमारी राज्य की परिभाषा, उसके बाद आपका 36 में भी है, 36 के बाद 152 में है आर्टिकल, और 308 में अब हमें ये मिली है। तो आपका देखिए एक ओटी ऐसा ही एग्जाम में आ सकता है, आ भी चुका है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किन किन आर्टिकल्स में दी गई है। ओके, तो आपके लिए देखिए टिक लगाना है 12, 36, 152 एंड 308। ये 4 आर्टिकल्स आपके ऐसे हैं जिनमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। चलिए अब 309, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस of persons serving the union or a state। तो देखिए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधान मंडल के अधिनियम, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं उनकी भर्ती और सेवा की शर्तें इस आर्टिकल में बताई गई है। आर्टिकल 309, subject to the provisions of this constitution, acts of the appropriate legislature may regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the union or any state। परंतु देखिए अच्छा इसमें अब बताया गया देखिए कि आपका संघ के क्रियाकलाप से संबंधित संघ की दशा में किसका, राष्ट्रपति। ध्यान रखिए ये राष्ट्रपति जिसको निर्दिष्ट करें, ये इसमें देखिए आपके लिए मिलेगा 309 में कि देखिए परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है, यथास्थिति संघ के क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति। मतलब देखिए यूनियन की दशा में आपका सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। संघ की सेवा यदि केंद्रीय सरकार वाले जॉब है उस कंडीशन में, या फिर और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उनमें, और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे भी वो निर्दिष्ट करें। ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। चलिए ये है आर्टिकल हमारा 309। मतलब नियम कौन बनाएंगे, देखिए रूल्स। तो संघ की दशा में राष्ट्रपति और आपके राज्य की दशा में राज्यपाल। बस किसके लिए, जो इसके अधीन संघ के अधीन जो सेवा और इनके जो पद है इनकी दशा में यदि जो भी नियम बनाए जाएंगे संघ की दशा में तो राष्ट्रपति, और राज्य की दशा में स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स वगैरह तो उनके लिए कौन रूल्स बनाएगा, राज्यपाल। बस यही ये आर्टिकल हमारा 309 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए आपका आने वाला अब है आपका कि इनकी पदावधि देखिए 310, ये भी देख लीजिए कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। तो देखिए ये तो राज्य की दशा में राज्यपाल और संघ की दशा में
राष्ट्रपति, इनके प्रसाद पर्यंत तक, मतलब जब तक के खुश रहें, ऐसा संविधान का कहना है। ठीक है, तो मतलब देखिए ये ही आपका आर्टिकल 310 में लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, तो वह राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। देखिए, यदि वो सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द ऑफिस अंडर द यूनियन, संघ के अधीन अगर कोई जॉब है तो वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट पर रहेगा। और इसी तरह से एंड एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट और होल्ड्स एनी सिविल पोस्ट अंडर स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अच्छी सेक्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एक बार आपकी आ भी सकती है एग्ज़ाम में। 310, उसके बाद देखिए अब 311, तो 11 देखिए अब ये अच्छी है, एक या दो बार एग्जाम में आ चुकी है। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पक्ति में अवनत किया जाना, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट। तो किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। नियुक्ति देखिए संघ की दशा में, देखिए संघ वाले यूनियन केंद्र सरकार का कोई जॉब है, सेंट्रल जॉब है, तो उनकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ जिन्होंने भी उसको नियुक्त किया है, अथॉरिटी ने, उनके अधीनस्थ सबऑर्डिनेशन में जो है किसी भी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा, ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पद से अनवत किया जाएगा, अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कुल मिलाकर उनके देखिए पद से हटाने से पहले, उनको पद से अवनत करने से पहले उनको सूचना दी जाएगी, उनको पूरा मौका दिया जाएगा, युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। ये है आपका 311। नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस or a civil service of a state or holds a civil post under the union or a state, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, shall be dismissed or removed by authority subordinate to that by which he was appointed। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, जिसने अपॉइंट किया है वही उनको हटा सकते हैं, उससे अधीनस्थ जो है वो देखिए वो नहीं हटा सकते। ये आपका 311 है और उनको पूरा मौका दिया जाएगा सुनवाई का। ये आपका आर्टिकल 311 है। 312 भी ठीक है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा आर्टिकल, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊँ आपके लिए, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। 312 देखिए क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा, इसी तरीके से पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में है, तो ये 312 में हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से, राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है राज्यसभा में, कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा, 2/3 वाला ये जरूर ध्यान रखिए, सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में, अंडरलाइन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय हित में मतलब नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए आपके एग्जाम में
कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस आधार पे किया जाता है, जो भी इस तरीके से कुछ भी यदि पूछते हैं तो आपको एक ऑप्शन जनहित वाला भी मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित या ऐसा कुछ भी लिखा होगा, और दूसरा आपका राष्ट्रीय हित भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से रखिए, ध्यान रखना है आपके लिए। देखिए ध्यान से, अच्छे से ध्यान से इसको मन में बिठा कर रखिए कि ये राष्ट्रीय हित के लिए है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक भारतीय सेवाओं के, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है, उनके सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। देखिए, इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सो टू डू, ऐसा करना यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग इन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये देखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है ये देखिए अभी तक तो सच लागू नहीं हो पाया है। देखिए, इसके लिए प्रयास ज़रूर हो रहे हैं। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सच यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक ही एग्ज़ाम हुआ करेगा जिससे कि स्टेट में, हर स्टेट में अपॉइंटमेंट हुआ करेंगे। देखिए, ऑल ओवर इंडिया लेवल का जुडिशरी का एग्ज़ाम होगा। अभी हर स्टेट का अलग अलग है, MP CJ2 और आपका UP में PCSJ, इस तरह से एग्ज़ाम होता है हर स्टेट के अलग, छत्तीसगढ़ सिविल जज क्लास 2, तो ऐसे आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम भी हो सकेगा। बहुत अच्छा रहेगा यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स and subject to the other provisions of this chapter regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to any such service। तो ये ध्यान रखिए, इसमें हमारी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका राज्यसभा, राज्यसभा संकल्प इसमें पारित करती है। देखिए, उन्हीं के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, इसमें राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके रखिए। ये इसके बाद देखिए, राज्यसभा के बाद आपका राष्ट्रीय हित, दूसरा पॉइंट इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है राष्ट्रीय हित। तीसरा ये है कि इसके अंतर्गत एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध किया जा सकता है। अब देखिए इसका सब सेक्शन 2, इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित की सेवाएं समझी जाएंगी। द सर्विसेज नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, IAS और IPS ये आपका 312(2) में है। ध्यान रखिए, आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि IAS और IPS जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आपको 312(2) बताना है। ओके, तो ये आपका शैल बी डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल, बहुत बढ़िया आर्टिकल है 312(2), ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपका आर्टिकल, इसका क्लॉज 3 है।
क्लॉज 3 है, खंड 1 में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत 236 में परिभाषित, वो जो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बात थी, जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा। ऑब्वियसली देखिए उससे नीचे मतलब एडीजे का एग्ज़ाम जो होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज का, वो उससे नीचे वाले पद ही रहेंगे, उससे ऊपर वाला कोई नहीं रहेगा। उससे ऊपर वाली कौन सा, देखिए हाई कोर्ट जजेस वाले होते हैं, उनसे ऊपर हाई कोर्ट जज होता है, तो हाई कोर्ट जज के लिए तो कोई अपॉइंटमेंट सच कोई एग्ज़ाम का प्रोसीजर है नहीं, ठीक है। तो ये आप सिविल जज हुए और आपके एडीजे हुए, ये 2 एग्ज़ाम्स के लिए ही ये वाली चीज़ फॉलो होगी, इंडियन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वाली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 312(3) भी ध्यान रखिएगा, इस बार एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, क्योंकि इसके लिए 2019 से प्रयास जारी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका, अब देखिए इसके अलावा इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मेंशन करने वाली है, ध्यान देने योग्य है। देखिए 312 की, देखिए जो पूर्वोक्त अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो इस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी कोई भी विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी 312 में देखिए पढ़ने वाला आपके लिए क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले तो ये इसकी हेडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं 312। ओके, अब इसके बाद 312(1) जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 312(2) IAS और IPS, और 312(3) आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज IJS, ठीक है। जैसे IAS IPS होता है वैसे IJS भी होगा। प्रावधान तो है देखिए, लेकिन अभी तक इसको ये हो नहीं पाया, देखिए लागू नहीं हो पाया, लेकिन हो जाएगा इन द कमिंग ईयर्स एज आई थिंक। चलिए उसके बाद हमारा पढ़ने वाला अब सेक्शन आती है आपकी आर्टिकल आता है 315 पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग PSC। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, और 315 में PSC पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC है 315 में। तो थोड़ा सा देखिए मैं अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत छोटी बहुत बारीक है, पढ़ने वालों के लिए ही है, जिसने पढ़ा है और कंफ्यूज हो रहे हैं। जिससे कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो कोई भी ट्रिक नहीं होती कभी भी। हर बार रिपीट करता हूँ मैं वीडियो में आपके लिए कि यदि आपने पढ़ा है और कंफ्यूज हो रहे हो कि 312 में PSC है या UPSC या अखिल भारतीय में कहाँ है, 312-15 इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए PSC बोल रहे हैं वो, UPSC बोल रहे हैं, PSC बोल रहे हैं। तो PSC मतलब ये प से PSC और प से 15, ठीक, मतलब 315। बस अब कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा हमारे लिए, कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा। देखिए बहुत छोटी छोटी सिली चीज़ें, फनी चीज़ें हो सकती हैं किसी के लिए, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देखिए आपका यदि 1 नंबर एग्ज़ाम में क्लियर हो रहा है, आपके लिए 1 नंबर मिल रहा है, तो वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि देखिए 1 नंबर से ही रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है और रिजेक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखिए 1 नंबर की बहुत वैल्यू है हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए, बहुत वैल्यू है 1 नंबर की। प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए देखिए 1 नंबर की वैल्यू। तो ये एक चीज़ बस छोटी सी नोट कर लेना कि कहीं यदि कन्फ्यूज़न है, याद है तो बेहतर है, अगर याद है तो बेहतर है, पर यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है 312 है या 315 है तो PSC बोल रहे हैं ना, तो फट से दिमाग आप वहाँ दौड़ाइएगा कि प से PSC है और प से 15 है, मतलब 315 में आपका PSC है। ओके, PSC एंड द UPSC। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए 1 लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए 1 लोक सेवा आयोग होगा। Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission PSC for the Union and a Public Service Commission PSC for each state. Okay, अब देखिए अब
ये आपके सबसेक्शन आर्टिकल इसका क्लॉज इसका 2 में देखिए, क्लॉज 2 आपका क्या है, 2 या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस बात का संकल्प राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, जिसे संयुक्त आयोग कहा गया है, नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। बहुत बढ़िया बात है। देखिए जो आपका ज्वाइंट कमीशन है वो 2 या अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, तो ये ज्वाइंट कमीशन वाली बात आपकी दी गई है 315(2) में। और आपकी देखिए यूपीएससी एंड पीएससी वाली बात आपकी है 315(1) में। ओके, अब देखिए यूपीएससी एक यूनियन के लिए, देखिए पीएससी संघ के लिए, केंद्र के लिए यूपीएससी है, और बाकी राज्यों के लिए उस राज्य का नाम और पीएससी है। मीन्स देखिए एमपी के लिए एमपीपीएससी। ओके स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी, बस यही आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इसका 4 भी देख लेते हैं एक बार। क्लॉज 4 क्या है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। ये भी अच्छा आर्टिकल है। देखिए इसके बाद अब क्लॉज अच्छा था वो भी 315(4), इसके बाद 316 ठीक है मेरे हिसाब से, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ या संयुक्त आयोग है, दोनों के लिए ध्यान रखिए, संघ या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल द्वारा बस की जाएगी इनकी नियुक्ति, ध्यान रखिए। अब प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, या तो केंद्र सरकार के जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, कम से कम 10 ईयर्स तक, ध्यान रखिए। और उक्त 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी। तो ये संविधान के प्रारंभ वाली बात है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमें लोड नहीं लेना माइंड पर। हमें सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखना है कि इसके आधे, निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर, जो उनकी नियुक्ति की तारीख है उससे पहले कम से कम 10 वर्ष तक किसी गवर्नमेंट जॉब में रहे हो, सेंट्रल या स्टेट। ओके, बस यही इसमें लिखा है। देखिए उसके बाद आपका 316 का क्लॉज 2 भी बहुत अच्छा है कि लोक सेवा आयोग का जो भी सदस्य है वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, मतलब इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का रहेगा। और रिटायरमेंट एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है इनकी, तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में, ये ध्यान रखिए 65 वर्ष की जो है एज है वो संघ आयोग के दशा में, मतलब यूपीएससी वाला जो प्रोविज़न उसके लिए है 65 ईयर्स। और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग, जॉइंट कमीशन या स्टेट वाला कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए 62 ईयर्स है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा। मतलब यूपीएससी की कंडीशन में आपका 65 ईयर्स एज ऑफ रिटायरमेंट, और पीएससी की कंडीशन में 62 है। ओके स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक सेवा। परंतु अब ये आपका त्याग पत्र देने वाली बात आ गई है। देखिए तो लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को
ठीक है, अब हमें बहुत इजी लग रहा है सब। संघ आयोग की दशा में राष्ट्रपति को, ठीक, और या संयुक्त आयोग की दशा में भी राष्ट्रपति को, और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, पहला नंबर। दूसरा, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को आर्टिकल 317, अभी आएगा अगला आर्टिकल 317 की खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा वहीं पर पीएससी में या यूपीएससी में। तो ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 316 मेरे हिसाब से। इसमें देखिए ये एज ऑफ रिटायरमेंट वाली बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको आप उस तरह से ध्यान रख सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी भी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स है, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस की 62 है, तो इनकी भी यहाँ मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र के लिए होता है ना, संघ की दशा में एक कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट हैं, तो उसी तरह से राज्य के लिए राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की एज ऑफ रिटायरमेंट 62, यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट 62। तो थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी होगी याद रखने में। चलिए अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 317 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको ये लोक सेवा आयोग के सदस्य इनका हटाया जाना और निलंबित किया जाना, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन 1 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 और 3 में जो भी लिखा है अभी उनके अधीन रहते हुए पीएससी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को केवल कदाचार, इसे अंडरलाइन करिए, केवल किस आधार पर तो बताना है हमें, केवल कदाचार, इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा आर्टिकल 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के, आर्टिकल 145 में नियम है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है, ठीक है, तो वो जो भी प्रोसीजर उनकी है वहाँ उसके अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाए। तो ध्यान रखिए ये आपका अच्छा है 317। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें ऐसी है याद करने योग्य, कौन सी, कि देखिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, केवल अध्यक्ष को या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, तो ये कदाचार वाला हमें ध्यान रखना है। ये मेरे हिसाब से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसबिहेवियर वाला, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज 3 द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पे भी अंडरलाइन करिए, प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट हैज ऑन इंक्वायरी held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under Article 145 reported that the chairman of such other member as the case may be ought on any such ground to be removed। बहुत अच्छा आर्टिकल है 317 का, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इसका क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 देखिए कि आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित, सस्पेंशन वाली बात है, ध्यान रखिए उनको भाई। जब तक देखिए इसमें जांच वाली बात दी गई है, इसमें जांच वाली बात दी गई ना कि जांच भी होना है इनकी, तो जब तक वो जांच चल रही है आपकी तब तक देखिए उन्हें निलंबित कर सकेगा, और जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है तब तक इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो सस्पेंशन वाली बात ध्यान रखिए। अब सस्पेंशन कौन, देखिए तो संघ या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में एमपीपीएससी, तो फिर एमपी का राज्यपाल, ठीक है, एमपी के राज्यपाल। चलिए तो ये आपका 317 का क्लॉज 3 अब और देख लेते हैं अपन
क्लॉज 3, अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य दिवालिया न्याय ने, तब देखिए ये यदि दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो ठीक है, इन द एडजस्ड एन इंसॉल्वेंट और एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब देखिए अपने पदावधि में अपने कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन कहीं दूसरी जगह जॉब, मतलब आप जॉब कर रहे हो, आपको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हो, इसके साथ में ही रहते हो, तो आपको फिर इसको हटाया जाएगा, आपके लिए पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि मानसिक या शारीरिक रूप से राष्ट्रपति की राय में, ठीक है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं यदि, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। बहुत बढ़िया है, देखिए आर्टिकल 317 का क्लॉज 3, ये भी अच्छा है। इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ द इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। ध्यान रखिए कि बस इतना ही, इसके अलावा ठीक है। 317 भी इम्पोर्टेंट था, इसे इम्पोर्टेंट नोट करिए आर्टिकल को। इसके बाद आपका पढ़ने वाला आता है आर्टिकल 323A, ठीक है। तो ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बताया गया है, प्रशासनिक अधिकरण, इसी तरीके से पूछा गया था पहले भी, एक सिविल जज में तो अभी तक नहीं आया, पर हाँ पीएससी में ज़रूर पूछा गया क्वेश्चन है एक बार कि प्रशासनिक अधिकरण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वो किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा ना, तो देखिए इसके लिए भी छोटा सा याद रखने के लिए 323A में है, ये 323 में नहीं है, 322 में नहीं है, 324 में नहीं है, ये 323A में है। आपके जो ऑप्शंस आएंगे ना वहाँ पर आपको तो प्री क्लियर करना है। देखिए मेंस में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हाँ पीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी जो और आपका ऑल इंडिया सर्विस इनसे रिलेटेड मेंस में आ सकता है, लेकिन प्री में सिर्फ आपका यही क्वेश्चन आएगा, यही आ सकता है। क्या आ सकता है कि आपका प्रशासनिक अधिकरण किस आर्टिकल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस आर्टिकल में है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और ए में तो यही, मतलब 323A में है, 324 में नहीं हो सकता। मतलब एक चीज़ कहीं ना कहीं जोड़कर रखना है ना, हमें सोचना है अगर आंसर को, तो सोचने के लिए कुछ आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए ना, सोचने के लिए। हम सोचें तो क्या सोचें, तो पंखा ट्यूबलाइट देखने से तो आंसर आएगा नहीं अपना, ठीक है। तो हमें ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ ये ध्यान रहेगा। तो ये 323A में ही है, ठीक है। अब आपका देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 324A नहीं देंगे शायद, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, पीएससी में भी जो आया था उसमें नहीं था, ठीक है। मतलब आपको 324A, 324A, 25A, 26 ऐसे नहीं, वो आपको 322, 323, 324, 323A ऐसे करके ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो आप जिससे कि आप थोड़ा सा याद उसको करके सही आंसर टिक लगा सको, तो 323 है, ठीक है। 323A, 323A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 323A। इसके बाद आपके लिए देखिए पढ़ने वाला अब आता है भाग 15 पार्ट 15 इलेक्शंस में भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, ये हमारा 324 से लेकर 329 तक है। पार्ट 15 में देखिए 324 आपको याद आ रहा होगा शायद, मैंने आपसे कहा था आप जो है तुरंत प्रभाव में आ गए वाले आर्टिकल्स अच्छे से ध्यान रखिए। तो जो आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आया था वो ये भी था, 324 भी था जो तुरंत प्रभाव में आया। अब देखिए क्या हुआ, राष्ट्रपति ने शपथ ली 60 में, वो भी तुरंत प्रभाव में आया था। 5, 6, 7, 8, 9 ये भी तुरंत प्रभाव में आए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा 324 आर्टिकल, अब राष्ट्रपति जब शपथ लेंगे तो फिर राष्ट्रपति के बाद फिर क्या करेंगे, वो फिर चुनाव करवाएंगे वो, तो इसी चुनाव के बाद ही तो फिर ये सब नेता बनेंगे, आपके विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्य मंत्री बनेंगे, तो पहले चुनाव कराना ज़रूरी है। इसलिए 324 भी
तुरंत प्रभाव में आने वाला आर्टिकल है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको याद कैसे रखें? देखिए बाद वाले जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा सा मैं याद रखने के लिए कुछ ना कुछ यदि बता दूं, और अगर निकल सकती है ट्रिक तो ही बता पा रहा हूं, नहीं तो हर आर्टिकल में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम ध्यान रख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग को हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, और च से चुनाव आयोग होता है और च से 24 होता है। क्या बात है, ये अब याद रहेगा कि 324 मतलब च से चुनाव आयोग और च से 24, 324। देखिए आपको जो है आपको मतलब आपने पढ़ा है, यदि पढ़ा है आपने तो आप आसपास के ऑप्शंस जो होंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो एक आध ऑप्शंस में, बाकी दो ऑप्शंस तो आप छोड़ दोगे कि नहीं ये तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये 324 आपको यदि आपने इस तरीके से थोड़ा दिमाग में बैठा रखा है कि च से 24 है और च से चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, तो बस वही आपको क्लिक कर जाएगा 324, ठीक है। क्लिक करना है मेन तो। चलिए एक्चुअल में 324 एक में आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं 324 क्या है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसको कि निर्वाचन आयोग कहा गया है। द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द electoral rules and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of the elections to the offices of the president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as the election commission। तो ये निर्वाचन आयोग एक्चुअल में 324 एक में है, 324 क्लॉज 1 में है। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये राष्ट्रपति भी इसमें अंडरलाइन करके इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये वाला क्लॉज 2 भी आपका अच्छा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अतिरिक्त चुनाव आयोग जो होता है, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ना, ये आपका 324 2 में है। तो बस इतना नंबर भी ध्यान रख सकते हैं, 324 1, 324 2, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर and such number of other election commissioners if any as the president may, president underline करिए, may from time to time fix the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall subject to the provisions of any law made in behalf by the parliament by the president हमारे लिए इसमें important है, underline करने वाली बात है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये तो 324 के बाद देखिए, अब 324 3 के बाद 324 4 भी देख लीजिए कि देखिए लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधानसभा वाले राज्य की विधान परिषद के लिए साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा। रीजनल कमिश्नर्स अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कौन नियुक्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति। किसके परामर्श के बाद? निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात। अच्छा है, ये भी ठीक है, क्लॉज 4 भी ठीक है।
अब इसके बाद देखिए इसमें 5 भी देख लीजिए एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए भी ठीक है। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधारों पर हटाया जाएगा, उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस आधार पर हटाया जाता है उस साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, तो वही उसी आधार पर इनके लिए भी हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी। ठीक है, चलिए, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए ठीक है। परंतु यह कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर आपके प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये भी आपका ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आता है आपका 326 वयस्क मताधिकार। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए 326 बहुत अच्छा है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आप लोग जब 18, आप में से जो 18 का नहीं है, बाई चांस यदि कोई जो छोटे बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप 18 के हो जाओगे तब वोट दे पाओगे। तो ये आपका 326 में लिखा है, ध्यान रखिए। ये आप आर्टिकल 326 के आधार पर ही 18 के कंप्लीट होने के बाद वोट डालकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका वयस्क मताधिकार वाला आर्टिकल अच्छा है। थोड़ा सा हम भूल जाते हैं इसके लिए कि किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में वयस्क मताधिकार। तो ध्यान रखिए, वोट देने वाली बात आती है, मतलब वोट दो। ठीक है, तो वोट आप कब देंगे? जबकि 18 के हो जाएंगे। 18 के होने पर वोट दो, तो 326। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। वो सब मेरे छोटे छोटे इन्वेंशंस हैं जो आपके लिए शायद आंसर को क्लिक करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, आपको यदि क्लिक कर गया तो आपको एक नंबर मिल जाना है, 326। ठीक है, 326 को मैंने याद रखने के लिए क्या है, थोड़ा सा सोचा है। देखिए क्या है, 326, 3 × 6, 3 इधर है, 6 इधर है, बीच में 2 है। ठीक है, 3 6 18, 2 18 होने के बाद वोट दीजिए, मतलब 3 6 18 और बीच में 2 है, मतलब वोट दो। वोट कब दो? जब आप 18 के हो जाओ। क्या बात है। तो ये 326 नंबर जो है ये हमें अब ध्यान रहने वाला है। यदि देखिए 324 नहीं होगा, क्योंकि 324 होगा तो 4 इधर है, 3 इधर है, तो 12 हो जाएगा। तो 12 की एज में तो वोट दे नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये 326 ही होगा, क्योंकि 3 6 18, 3 इधर है, 6 इधर है, और ये बीच में 2 है, वोट दो। वोट देने वाली बात है, तो 2 तो आप ध्यान रखोगे, बीच में 2 है, लेकिन 3 6 18 ये बहुत अच्छा है। ये 326 अब कभी नहीं भूलोगे, अब कभी भी नहीं भूलोगे। आपसे कोई यदि ऑप्शंस रखे होंगे आपके सामने, तो आप बस यही, यदि भूल गए तो आप फिर दिमाग दौड़ाओगे कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए तो क्लू है ये। याद है तो बेहतर है, यदि आपको याद है तो आप तुरंत बिना दिमाग दौड़ाए ही इस पर टिक लगा दोगे, अदरवाइज आपको ये ट्रिक छोटी सी काम आने वाली है। 326। ठीक है, तो बस इसको अब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। इसमें बस यही है कि जब आपने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है, आप वोट दे सकते हो। ओके, तो ये आपका वयस्क मताधिकार वाली जो बात है, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो वयस्क मताधिकार वाली, एडल्ट सफरेज वाली जो बात है वो 326 में है। बस ये मत भूल जाना, नंबर ही पूछेंगे वयस्क मताधिकार। उसके बाद देखिए 300
29 भी देख लीजिए एक बार। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, कोर्ट के लिए बार किया गया 329 में, एक बार पढ़ने के लिए भी ठीक है। बिहार के सिविल जज के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, MPCJ में भी आ सकता है। नंबर, इसको नंबर ही पूछेंगे। 329 नो मना कर रहे हैं, न्यायालय आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। 329 9 के नीचे NO नो लिख लीजिए। अरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, बस उसको ध्यान रखिए आप, बस उसको ध्यान रखिए। 327 में तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि 7 के नीचे नो थोड़ी लिख सकते हो, 9 के नीचे नो लिख सकते हो, तो नो मीन्स नहीं, न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। ठीक है, किस बात की? निर्वाचन संबंधी मामलों के। देखिए आसपास के ऑप्शंस होते हैं ना, जब आसपास का ऑप्शन होते हैं तब आपको बहुत आसानी होती है। 326, 327, 328, 329 किस में है? तो दिमाग दौड़ाएंगे आप। 329 9 इसमें दिया गया, 9 नो मीन्स न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 329 329 ये हमें ध्यान रहेगा। उसके बाद आपका पार्ट 16 आता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करा करिए। देखिए स्किप करते हैं ना तो जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, वो जैसे मैंने अभी कुछ छोटी सी ट्रिक बताई, पता पड़ा आपने उसको स्किप कर दिया तो आप आगे चले गए। अब वो 1 नंबर, ये देखिए एक वीडियो देखने पर अगर आपको 1 नंबर भी मिल रहा है ना, तो वो उपलब्धि है आपके लिए, एक वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि एक नंबर से ही काफ़ी अंतर आता है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि अब आज से वर्सेस लॉ क्लासेस की जितने भी वीडियोस देखना है स्किप नहीं करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी करना है। आगे चलकर आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, और आप घर बैठकर ही सिविल जज, MP सिविल जज क्लास 2 और MP ADPO की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 16 देखिए, 330 से लेकर 342 तक है ये। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हाउस ऑफ द पीपल, ये लोकसभा के लिए है। 330 ध्यान रखिए, नंबर से हमें ध्यान रखना है। 331 जो आपका है वो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। देखिए तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो ये देखिए ये 331 जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसको हटा दिया गया है। देखिए एंग्लो इंडियंस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये मोदी जी का कहना है, हमारे देश में अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए वैसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए लोकसभा में देखिए ये आपका आर्टिकल था 81, ओके 81 था आर्टिकल, जिसमें लोकसभा में वो आपके 552 सदस्य हो सकते थे पहले। तो उस समय भी मैंने पिछले वीडियोज़ जो हैं देखिए मैंने बताया था आपको, 2 हट चुके हैं, तो अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है कि आपका आर्टिकल 81 जो है उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन होने का पहले प्रोविज़न था वो अब हट चुका है। इसके बाद देखिए राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का आरक्षण, तो हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा में 330 में 330 में, और राज्यों की विधानसभाओं में 332 में है ST एंड ST के लिए, SC एंड ST के लिए स्थानों का आरक्षण। ओके, तो ये ठीक है। 332 के बाद अब 333 देख लीजिए। तो 333 विधानसभाओं में, देखिए विधानसभा में देखा था आर्टिकल 170 था, वहाँ पर भी देखिए आपका एक एंग्लो इंडियन की बात थी। तो अब ये 333 को भी वो एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न खत्म कर चुके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो ये भी आर्टिकल अभी हटा दिया गया है 333। ठीक है, 334 ठीक है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का
70 वर्ष के पश्चात न रहना। मतलब देखिए अभी हमारा 330 देखा, 332 देखा स्थानों के आरक्षण है उसमें, ठीक है, तो वो SC एंड ST के लिए है। अब यहाँ पर 334 में बताया गया है देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है स्थानों का वो 70 वर्ष के पश्चात ना रहना पहले था, अब ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अभी रिसेंट जो हुआ है उसके द्वारा इसे 80 कर दिया, 10 साल और बढ़ा दिया गया है, 10 ईयर्स और बढ़ा दिया गया है, अभी 80 ईयर्स के लिए हो चुका है। तो ये ध्यान रखिए 70 से 80 जो किया गया है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो हमें बताना है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसके बाद देखिए 334 ठीक है, 338 भी देख लीजिए, नाम से ध्यान रखना है हमें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, SC के लिए नेशनल कमीशन जो है वो 338 में है। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा हम देख सकते हैं अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। There shall be a commission for the scheduled caste to be known as the National Commission for the Scheduled Caste. ओके, अब इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य वाली बात है तो हम देख लेते हैं। संसद द्वारा निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। मतलब एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें कितने लोगों से मिलकर बनाए, तो 5 इसमें होते हैं। टोटल संख्या इसमें जो होती है 5 होती है, समझिए। ठीक है, तो ये कितने सदस्य, तो 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, तो टोटल 5 होते हैं इसमें, जो कि अनुसूचित जाति में 5 पर्सन्स होते हैं। ये आप अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, ये आपका 338 में ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब इनके लिए देखिए, इनके लिए राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे। तो राष्ट्रपति पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप। और ये 5 सदस्य, टोटल 5 इसमें पर्सन्स होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। कितना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर्स। ओके, अब उसके बाद 338A 338 ये भी अच्छा आर्टिकल है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। वो जाति था, ये जनजाति, मतलब वो SC के लिए था, ये ST के लिए है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 338A ये भी सेम वैसा के वैसे ही, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ओके, इनको भी वही राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इनको अध्यक्ष बनाएंगे, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों, 3 सदस्यों को नियुक्त करेंगे। इसमें भी 5 लोग होते हैं टोटल, ध्यान रखिए। ठीक है, 338A के बाद 338B, 338B को ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। और ये 338B आपका नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है, ये आपका 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये 2017 में था देखिए, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा इसको जोड़ा गया। अभी जोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तीसरे साल है। तो ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है देखिए, ये आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 338B आएगा इस बार, ध्यान रखिए, इस बार आ सकता है। उसके बाद देखिए 339 भी ठीक है, 339 भी ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। तो देखिए ये वाला आर्टिकल जो है, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो ये आपका राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। बहुत बढ़िया है। देखिए, मतलब कुल मिलाकर जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, वो हमारा आरक्षण वाला जो सिस्टम है वो 339 ही तो है। 339 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए एक में लिखा हुआ था, पहले ही था कि 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा, तो ये थोड़ा सा ठीक है,
इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखिए अगर है तो ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है SC एंड ST कैटेगरी के लिए, मैं स्पेशली कहूँगा, OBC के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर पहले से ही है, ठीक है, प्रोविज़न है। SC एंड ST में नहीं है। मतलब जो IAS बन चुके हैं, IPS बन चुके हैं, जजेस बन चुके हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनके बच्चों को भी SC एंड ST के रिजर्वेशन का भरपूर फ़ायदा मिलता है। तो थोड़ा सा मतलब अमेंडमेंट हो सकता है, थोड़ा कुछ ना कुछ देखिए चल तो रहा है इस पर भी कि SC एंड ST के लिए भी क्रीमी लेयर प्रणाली लागू होना चाहिए। तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो वाकई में नीडी है। देखिए जो वाकई में नीडी हैं, आज जो नीडी हैं उन्हें प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा है, और जिनको बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग में जाने के लिए मिल रहा है और सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी वही फ़ायदा मिल रहा है जो कि एक गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, बेचारे को जो कोचिंग की फ़ीस भी नहीं दे सकते, ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स नहीं ले सकते, ठीक है, उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, खुद को जॉब भी करना पड़ रहा है, पढ़ भी रहे हैं ये सारी। और एक जो IAS ऑफिसर का बेटा है उसको तो 24 में से 18 घंटे पढ़ने मिल रहा है, क्योंकि तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, देखिए, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि नीडी जो है, एक्चुअल नीडी जो है, उसको फ़ायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अदर बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बात हो गई, मेरी मन की बात हो गई, मुझे शेयर करना था, मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग भी देखिए, सब सक्षम लोग हैं, प्रयास कर सकते हैं, आवाज़ उठाइए, SC एंड ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। बाकी तो देखिए सरकार की इच्छा के ऊपर है, जैसा गवर्नमेंट करे। 339 समझ में आया, देखिए ये क्या है, ये वही रिजर्वेशन संविधान में संशोधन कर करके 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। अभी मोदी जी ने फिर इसके लिए बढ़ा दिया है, अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया, रिजर्वेशन ठीक है, जो हमारे देश में पिछड़े लोग हैं उनके लिए मौका मिलना चाहिए, लेकिन बस जिन्हें मिल चुका है उनको अब और ज़्यादा ना मिले तो अच्छा है। बाकी तो देखिए सरकार और आप लोगों की इच्छा, जनता सर्वोपरि है हमारे संविधान में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है अनुसूचित जातियाँ जो है वो कौन कौन सी क्या हैं, तो ये हमारी आर्टिकल 341 में बताया गया है। नंबर से ध्यान रखना है हमें, 341 में अनुसूचित जातियाँ शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं 342 में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बस नंबर से ही ध्यान रखिए, नंबर से ध्यान रखिए। उसके बाद 17 पार्ट 17 है हमारा राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की भाषा। 343 अच्छा है, आ चुका है एग्जाम में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत बढ़िया है ये वाला, आपका आ चुका है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 343 संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें पढ़ने के लिए आता है अब राज्य की राजभाषा या राजभाषा है 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट। ओके, तो ये आपके 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी राज्य शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बस ये आप ध्यान रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, मतलब राज्य की राजभाषा हमारी 345 में है और संघ की राजभाषा 343 में है, ध्यान रखिए। उसके बाद पढ़ने वाला आपका आता है आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय, ये भी अच्छा है, 348 भी अच्छा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। बहुत बढ़िया है, देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट ऑल authorities texts of all bills to be introduced or amendments thereto to be removed in either house of the parliament or in the house of the either house of the legislature of a state। ये
of all acts passed by the parliament of the legislature of a state and of all ordinances promulgated by the president or the governor of a state, of all orders, rules, regulations and bylaws issued under this constitution or under any law made by parliament or the legislature of a state shall be in English लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखिए, ये 348 में बताया गया है हमारे कि देखिए ये राज्य के विधानमंडल पारित अधिनियमों और उनके द्वारा पारित अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो भी ऑर्डिनेंसेस वगैरह पास किए जाते हैं वो संसद के प्रत्येक सदन, राज्य के विधानमंडल के सदन के इनके द्वारा जो संशोधन होते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं, ये सब देखिए अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये आपका इसमें प्रोविज़न है। पर इसमें देखिए एक चीज़ इसमें दी गई है कि खंड एक के क के किसी बात के होते हुए भी एक के क में मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो लिखा है ना सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी, उस बात के लिए दिया गया है क्लॉज 2 कि इसमें जो भी लिखा है उसके होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी राज्य का, पहले तो उन्होंने बोल दिया इंग्लिश में होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, फिर बोला किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। करते हैं, देखिए हमारे एमपी में हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हिंदी में होती है, हिंदी में कर सकते हैं, मतलब देखिए ठीक है तो करते हैं। अभी तो देखिए पिटिशंस वगैरह भी, अपील्स वगैरह भी सब हिंदी में प्रोड्यूस होती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हिंदी में करते हैं, बहुत से जिसको करना है जो इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में भी करते हैं लेकिन हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा सच मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि इंग्लिश में ही होगा, ये उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है देखिए। और जैसे तमिलनाडु तो तमिल लैंग्वेज वहाँ पर, तो वहाँ के राज्यपाल वहाँ तमिल लैंग्वेज उनके लिए प्रेफर, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, देखिए ये सब चीज़ें हो चुकी है। परंतु इसमें परंतु वाला क्लॉजों से अंडरलाइन करके रखिए, बिल्कुल मेरे साथ अंडरलाइन करिए, इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। बस इसका मतलब क्या है, देखिए आप बहस कर सकते हैं, आप अपील हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में बहस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली बात है ना, इनको जो डिक्री करेंगे, ये कोई ऑर्डर करेंगे, ये कोई भी आदेश करेंगे, जजमेंट करेंगे, ये इंग्लिश में ही करेंगे। क्या बात है, ये चीज़ हमारी बहुत अच्छी निकल कर आई है 348 के 2 का परंतु है ये, ओके, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय सच हाई कोर्ट, ओके। तो ये आपका हो गया 348। इसके बाद देखिए पढ़ने वाली आपकी आती है पढ़ने वाली बात आती है आपकी इमरजेंसीज। देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस, तो देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मुझे लगता है पार्ट 18 से लेकर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, अब थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका 392 तक कंप्लीट हो सके। तो मुझे लगता है अगला वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा आपके लिए, तो मैं बनाऊंगा अभी इसके बाद ही तुरंत। मुझे अभी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट्स। अगला वीडियो जो आपका अभी जस्ट आज ही मैं बना रहा हूँ उसके आपके लिए आज ही वीडियो बना रहा हूँ, अगला वीडियो लेकिन वो अगले पार्ट में मिलेगा आपको, ये इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके अलावा फिर इसके बाद आपको मिलेगा इसी में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वाला प्रोविजन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अगला वीडियो ज़रूर देखिए आप। मैं आज ही बना रहा हूँ आपके लिए, बैठा इसीलिए हूँ मैं स्टूडेंट्स, आपके लिए ही आज वीडियो एक और बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। और अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, अगला वीडियो आपको आज ही मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।